के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर परवीन, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, और ये आपको पूरी की पूरी गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप लोन की फैसिलिटी अवेलेबल कर सकते हैं और क्या उसमें क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में कंप्लीट हम जानेंगे परवीन सर से। परवीन सर नमस्कार। तो परवीन सर, आप बता रहे हैं कि जैसे अगर हमने किसी भी बंदे ने प्रॉपर्टी लेनी है, तो फॉर एग्जांपल अगर वो क्या ये जो लोन फैसिलिटी ये सिर्फ हाउस बनाने पर ही है या प्लॉट लेने के ऊपर भी ये फैसिलिटी मिलेगी? हाउस लेने और प्लॉट परचेस प्लस आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हो ना प्रॉपर्टी के ऊपर, तो भी इसके ऊपर लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, यानी कि अगर हम लैंड परचेज करते हैं तो भी ये फैसिलिटी हमें मिलेगी? यस सर। अच्छा, अगर हमें दोस्तों, अगर आपने किसी ने भी ज़मीन को परचेज करना है तो भी आप उसके लिए लोन फैसिलिटी ले सकते हो? उसके लिए कहीं जब प्लॉट परचेज कर रहे हो वो भी देखी जाती है प्रॉपर्टी कहाँ की है। अच्छा। उसी हिसाब से प्रॉपर्टी खाली लैंड के ऊपर परचेज करेगा देगा। अच्छा। परचेज पे पैसा बहुत कम देता है। अच्छा। हुड्डा हो गया या कोई सेक्टर टाइप में होता है या बिल्डर प्रॉपर्टी, उसमें क्या बैंक क्या करता है, आपको लैंड के ऊपर पैसा दे देगा परचेज करने के लिए। और बाकी आप एमसी एरिया होता है या शहर के छोटी छोटी गलियों के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वहाँ पैसा बैंक आपको लैंड परचेज के लिए नहीं देगा खाली। अच्छा, वहाँ सिर्फ बिल्ड प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा। हाँ, तो इसमें ध्यान रखने वाली एक चीज़ है, सर ने जैसा बताया कि जो हम रजिस्टर्ड जगह जैसे कि हुड्डा के सेक्टर्स आ गए, है ना, जो रजिस्ट्री वाले प्लॉट्स होते हैं, वहाँ पर प्लॉट लेने के लिए भी हमें लोन फैसिलिटी मिल सकती है। बट अगर कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ सिर्फ ये जो कार्ड सिस्टम चलता है, वहाँ ना आपको कंस्ट्रक्शन के लिए देगा ना बड़े बड़े मकान के लिए देगा। अच्छा। देते हैं नहीं लैंड परचेज के लिए तो उसके लिए ना तो लैंड के लिए, लैंड परचेज के लिए आपको हाउस लोन ये लोन मिल सकता है, ना ही आपको बिल्डिंग के लिए कोई लोन फैसिलिटी मिलेगी। तो सर, ये जो ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ लैंड के लिए हम ले सकते हैं, वो तो आपने बता दिया, और कौन सी ऐसी कॉलोनियाँ बताई थी जहाँ पर हम लैंड के लिए? प्राइवेट कॉलोनीज होती हैं जहाँ पे हुड्डा तरह किसी तरह का फंक्शन होता है। आप जब प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज करो चेक रेजिडेंशियल यूज करो वहाँ जाए कोई देखने नहीं चाहता, तो वहाँ पे बैंक जल्दी से लैंड परचेज से पैसा नहीं देता है। अच्छा, तो दोस्तों जो प्राइवेट कॉलोनीज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की जहाँ होती है, उसमें भी बैंक आपको दिक्कत देगा। वो मतलब आपके लैंड परचेज के रिगार्डिंग आपको लोन फैसिलिटी नहीं देगा, है ना, यही है ना। और दूसरा ये बताइए सर कि मान लो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उस पर कितना % तक हमें लोन फैसिलिटी मिल सकती है? लोन फैसिलिटी सर आपकी एक तो रजिस्ट्री अमाउंट, एक उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। अच्छा, दोनों डिपेंड करती है। अच्छा अच्छा। खाली एक रजिस्ट्री वैल्यू डिपेंड भी नहीं करती, ना ही मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है। अच्छा। रजिस्ट्री वैल्यू का मैक्सिमम 150% तक बैंक लोन कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू जो होती है उसका 80%। फॉर एग्जांपल हमारे पास रजिस्ट्री की वैल्यू है 50 लाख और उसकी मार्केट वैल्यू 80 लाख, तो फिर लैंड परचेज की बोलो मैं, ये लैंड के लिए, तो उसमें हमें कितना लोन मिल सकता है? आप 80 का 80% देख लीजिए सर। अच्छा, 80% तक, ठीक है। मार्केट वैल्यू 80%। अच्छा, 80 मार्केट लाख का जो 80% निकलेगा उसका लोन करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। में मार्केट वैल्यू रजिस्ट्री वैल्यू जो इन दोनों में से कम होगी वैल्यू बैंक उसको लोन देगा जी। जो उनमें से कम होगी? हाँ जी। अच्छा, तो ये एक समझने वाली बात है दोस्तों। अगर मान लो रजिस्ट्री की वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस है, जो इसमें से जो चीज़ का रेट कम होगा उसके ऊपर बैंक आपको लोन देगा, और वो कितना देगा? वो 80% देगा। जब हमने बात किया कि अगर मार्केट वैल्यू उसकी 80 लाख है और रजिस्ट्री की वैल्यू 1 करोड़ है ना, तो उसमें हमें 80 लाख के ऊपर लोन मिलेगा। हाँ, नहीं मार्केट वैल्यू की प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट हुई कि हिसाब से 80 लाख रुपए, हाँ, और 80 के हिसाब से आपको उसका 80% मिलेगा। पूरा 80 लाख में मिल सकता है। ठीक है, तो उसका हमें 80% ऐसे मिलेगा। और दूसरा ये बताइए, जैसे हमने अगर प्लॉट लेने के लिए हम ये ले रहे हैं, लोन फैसिलिटी ले रहे हैं, तो हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक रखवाता है सर?
डॉक्यूमेंट लगाए तो आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट, आपकी प्रोफाइल के, आपकी केवाईसी क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो होगी आपकी, आपके अनदर फैमिली मेंबर्स की चाहिए। इसके अलावा आपको जो बिजनेस डॉक्यूमेंट, जब एक बिजनेस कर रहे हो तो आपकी 3 साल की ITR आएगी और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मांगता है बैंक आपसे। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। और बैंक आपसे पर्सनल डॉक्यूमेंट, हमें इनकम डॉक्यूमेंट हो गए आपके, जो भी आप जहाँ से इनकम कर रहे हैं हाँ उस सबका प्रूफ मांगे कि आप कहाँ से इनकम सोर्स कर रहे हैं। कोई बिजनेस है तो कोई बिजनेस प्रूफ होगा आपका, जैसे कोई चीज़ शॉप रखती है, शॉप रजिस्ट्रेशन आ जाता है। कोई बिजनेस कर रहा है, GST पे ही है कोई, तो उसका GST रिटर्न्स मांग लेगा बैंक। मतलब हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप सर्विस में है तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट, सर्विस आपका इनकम सर्टिफिकेट, देन आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एंड आपका अगर बिजनेस है खुद का तो उसका रजिस्ट्रेशन, जैसे शॉप, आपके अगर शॉप वगैरह है तो उसके जो शॉप एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड होता है वो सर्टिफिकेट, GST अगर आप भर रहे हैं तो GST सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके और बैंक में आ जाना, बैंक में आ जाइएगा। बैंक में चला जाएगा। हाँ, बैंक में चले जाइएगा या सर से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये भी आपको पूरा का पूरा गाइड कर देंगे। और इसके बाद आते हैं कि हम जब हाउस बनाते हैं, हमने जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की तो उस पे हमें किस हिसाब से लोन मिलता है सर? कंस्ट्रक्शन पे क्या रहता है सर, हमारे कंस्ट्रक्शन बैंक 2-3 किस्म में देता है। अच्छा, 3 किस्म से देता है। हाँ जी। तो पहले तो होता है, ये आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, तो उसके ऊपर लोन के लिए अलग प्रोसेस है जी। ये वही प्रोसेस में आपने परचेज भी करना है, प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन परचेज, प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, दोनों का लोन रिक्वायरमेंट आपकी। तो उसमें क्या रहता है, पहले तो बैंक आपको परचेज के लिए दे देगा, फिर आपको प्रॉपर्टी का नक्शा पास करवाना होता है। जब हुड्डा में है तो हुड्डा सेक्टर से प्रॉपर्टी पास होता है नक्शा, कमेटी से नक्शा पास आएगा, उसके अकॉर्डिंग बैंक क्या करता है, फिर नक्शा पास होने के बाद आपने DPC डाल दी, नींव कहते हैं लोकल भाषा में। हाँ जी हाँ जी। नींव के ऊपर पैसा देता है 30% तक। बाकी जब आप कंस्ट्रक्शन लेंटर्स डाल लो, जितने भी लेंटर डालने हैं आपके, सारे लेंटर डालने के बाद में कुछ पेमेंट आपको रिलीज कर देगा उसकी वैल्यू के हिसाब से। और कुछ जो फिनिशिंग के ऊपर, जब पेंडिंग अमाउंट रहता है फिनिशिंग के ऊपर है, 3 टाइम पे पेमेंट देता है बैंक का। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि अगर मान लो हमने अपना अभी तक हमने जिक्र किया कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर कैसे लोन पास करवा सकते हैं। अब हम आते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, जब हम मकान बनाना शुरू करते हैं तो उस पर क्या होता है, उसका प्रोसेस ये रहता है, जब हमारा लोन पास के लिए हम बैंक में जाएंगे, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा। डॉक्यूमेंट्स में इसमें क्या सर, जो हमारा ज़मीन है उसका रजिस्ट्री रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट और आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, जो प्लॉट के डॉक्यूमेंट है, बैंक उसको चेक करेगा। अच्छा। उन 3 चीजों चेक करने के बाद बैंक कहेगा कि हम आपको मैक्सिमम इतना लोन दे सकते हैं। ठीक है जी। आप जब नक्शा डाल दोगे बैंक को, तो उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसके अंदर आप मेंशन करो कि मैं इस प्रॉपर्टी को परचेज करने में कितना पैसा लगाऊंगा। अच्छा अच्छा, कि मेरा एस्टिमेट इतना खर्चा आ जाएगा इसका। उसके हिसाब से बैंक अपना वैल्यूअर आएगा आपके पास प्रॉपर्टी के टाइम, उसे वो अपने हिसाब से वैल्यू लगाएगा कि इस प्रॉपर्टी में जब पैसे लगा रहे हो, माल लग रहा है, इस क्वालिटी का माल है, तो आपको मैक्सिमम इतना पैसा मिल सकता है। अच्छा, तो सर ने तो सर ने यहाँ बताया कि जैसे अगर हम बैंक के पास जाते हैं कि भाई हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करना, अपना मकान बनाना, तो उसके रिगार्डिंग हमें अपना KYC करवाना है, देन हमारा जो बिजनेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने होंगे, और जो मैंने पहले बताए थे, एंड देन आपका जो अगर सैलरी पर्सन है या एम्प्लॉय है तो आपने अपने इनकम सर्टिफिकेट वगैरह वो दोबारा से देने, एंड देन आपका जो प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट्स है या जो रजिस्ट्री वगैरह वो आपने बैंक में लेके जानी, उसको वो बैंक चेक करेगा, उसी के आधार पे वो कैलकुलेट करेगा और आपका डिमांड सर्टिफिकेट बनेगा कि सर मुझे इतने लोन की रिक्वायरमेंट है। फिर वो उस चीज़ को चेक करके कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ वाकई में इतने इसका आपका इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम इतना पैसा आपको दे सकते हैं। देन आपने क्या करना, फर्स्ट स्टेप आएगा, आपको नक्शा पास करवाना है।
नक्शा पास हो गया हमारा, फिर हमने नींव स्टार्ट की। नहीं, नक्शा पास करा तो आपको एस्टीमेट साथ में देना हो सर। हाँ, जैसे एस्टीमेट आ गया, नक्शा पास के बैंक में जमा करवाओगे। नक्शा पास होने के बाद हमारा एस्टीमेट बन गया 1 करोड़ का, फॉर एग्जांपल। तो 1 करोड़ के बाद हम क्या वो नक्शा और एस्टीमेट अपना जो है, नक्शा और एस्टीमेट हमने बैंक में दे देना, ठीक है। बैंक उसके हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे। हाँ जी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी आपने, नींव डाल दी, तो बैंक को आपको बताओगे कि मैंने नींव डाली है और मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक का बंदा आएगा बैंक की तरफ से, वो चेक करेगा कि आपने जो नींव डाली उस पर आपको कितना मैक्सिमम खर्चा है और किस क्वालिटी का माल लगा है आपके पास, उसके हिसाब से आपको पेमेंट रिलीज करेगा बैंक। अच्छा, तो यानी कि जब हम अपना नींव रख लेंगे उसके बाद हमने बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी है कि हाँ जी हमारा इतना काम हो चुका और हमें आगे पैसे की रिक्वायरमेंट, देन बैंक आपसे कोऑर्डिनेट करके और अपना बंदा भेजेगा एंड वो आपको पेमेंट रिलीज़ करना शुरू कर देगा। और इसके 3 किस्तों में आपकी पेमेंट रिलीज़ होगी। फर्स्ट आपकी जब आप नींव रखते हैं उस टाइम पे, सेकंड आपका जो लेंटर होते हैं लेंटर के टाइम पे, और थर्ड वन फिनिशिंग के टाइम पे। तो ये हमारे 3 किस्तों में पेमेंट आप फाइनल रिलीज कर देगा। ये इतना आपका मैक्सिमम खर्चा है, इस तक का जो खर्चा बना आपका ये बताइए, हम आपको पेमेंट रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए और आप जाइए, कभी भी किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कभी भी एडवाइस ले सकते हैं। इनका नंबर नीचे चल रहा है, आप व्हाट्सएप के थ्रू या आप कॉन्टैक्ट के थ्रू इनसे कनेक्ट रह सकते हैं। एंड दूसरा एक चीज़ ये बताइए सर कि जैसे इसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है? मोस्टली इनका ये आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या आता है, आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है, बैंक सभी उसी के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, सभी बैंक को किसी बैंक का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बैंक का अलग होगा। तो बेस्ट आप रहेगा कि आप देखिए आपको सर्विस और कौन दे रहा है, रेट में 5-10 पैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सर्विस कौन अच्छी प्रोवाइड करवा रहा है उस पर डिपेंड होता है। हाँ जी, तो दोस्तों ये सर ने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम वेरी करता है, कभी ये ऊपर एज पर आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसका अप एंड डाउन चलता रहता है। वो जिस टाइम भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन इसमें मेन सर ने जो बताया ध्यान रखने वाली बात ये कि सर्विस आपको कौन अच्छी प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। ये ना हो कि आपने न्यू स्टार्ट कर दिया, आपके ठेकेदार लगे हुए और आपकी वहाँ से पेमेंट रिलीज नहीं हो रही, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना। हाँ, कई बार बैंक क्या करता है, प्राइवेट बैंक में जाओगे आप, वो बैंक क्या आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट जो है आपके प्रोवाइड करवाइए, क्या बंदा आएगा आपके पास, वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, सारी सर्विस आपको घर बैठे मिल देके जाएगा। उसके नाम का कुछ बैंक चार्ज करता है प्रोसेसिंग फीस के नाम का, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है सर। हाँ, तो सर ये बता रहे कि गवर्नमेंट बैंक में चले जाइए आप, तो आपको खुद चक्कर काटने पड़ेंगे, तो खुला है नहीं खुला। प्राइवेट बैंक में वो सिस्टम नहीं है, प्राइवेट बैंक से उतनी प्रायोरिटी के ऊपर अपना काम जल्द से जल्द फारिग करना चाहता है कस्टमर को, क्यों कस्टमर जितना जल्दी फारिग हो जाएगा ताकि वो कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, तो कस्टमर और किसी को भी भेजेगा कि आप उनसे लीजिए। बिल्कुल। तो सर ये बता रहे हैं कि जैसे जो भी आप जब भी जाएंगे बैंक में आपको सर्विस कैसी प्रोवाइड हो रही है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। फ़र्क कितना होता है, सिर्फ 5-10 0.5 और 10% का ना, 0.10% का ऊपर नीचे रहता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं होता कि भाई वो बहुत ज़्यादा अलग। और कुछ एक जो मिनिमम से चार्जेस होते हैं वो उनकी सर्विस चार्जेस होते हैं, जैसी वो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने फटाफट काम करना बहुत अच्छे तरीके से करना है तो आपको वैसी फैसिलिटी मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, इसके अलावा सर आप अगर कुछ बताना चाहें तो वो बताइए। इसके अलावा कोई खास एक्शन है नहीं। अच्छा, तो आप प्रोडक्ट्स देखिए, बैंक सर्विस के अलावा आप किस चीज में बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देके कोई अच्छी चीज प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा है, आप उसकी तरफ जाते। बिल्कुल। तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट आज कम है, क्या तो फ्यूचर में क्या हो कोई पता नहीं, टोटली टाइम में आपको कितना बचत आ रहा है वो आज के टाइम से के हिसाब से आप देखोगे तो आज के टाइम से आपको खास बचत नहीं निकलेगी। मान लीजिए आज कम है, कल को क्या डाउन हो अप हो, उस पर डिपेंड है जी कि कितना उस टाइम में बेनिफिट निकल रहा है टोटल टाइम में, वो डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि सर ने बताया कि ये हमेशा वेरी करता रहता है, अप एंड डाउन इसमें
चलता रहता है, तो वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर आपकी किसी का भी कोई भी क्वेरी हो बैंक के लोन के पर्पज़ से, होम लोन के पर्पज़ से, ये वीडियो सिर्फ होम लोन के रिगार्डिंग बनाया है। अगर होम लोन के पर्पज़ आपका कोई भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोनों हो गए, लेने के लिए भी चाहिए हो या किसी बिल्कुल, अच्छा, तो फिर उसके रिगार्डिंग आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैंने नीचे दे दिया है, तो आप मिलते रहिए। और प्रॉपर्टी गुरु चैनल में आप आने का आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ सर। नमस्कार और नमस्कार। ओके, थैंक यू सर। आपका कौन से ग्रुप है? प्रॉपर्टी गुरु।